हेलो दोस्तों, माई टिपिन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी इस चैनल पर करवाते हैं और ये सीटीपी सीरीज शुरू है जिसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सीटेट एग्ज़ाम का पेडागोजी, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं आपको। और आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सोशलाइजेशन। उस चैप्टर का नाम है सोशलाइजेशन। जिस तरीके से हमने देखा था कि हमारा काम जो है एज ए टीचर वो बच्चों की डेवलपमेंट के अंदर उनको मदद करना है ताकि उनकी डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो। उनकी डेवलपमेंट की अलग अलग डोमेन्स थी, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल और मॉरल। तो जो सोशल डोमेन है उसके ऊपर हम आज सब कुछ देखने वाले हैं कि ये क्या रहता है करके। उससे रिलेटेड है। सोशलाइजेशन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो इंसान है वो एक समाजी जानवर है। क्या है इंसान? ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। हम सोसाइटी के अंदर रहते, बिना सोसाइटी के हम रह नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी काम वगैरह होता सब सोसाइटी के अंदर होता। अब जो समाज है ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? समाज ये इंसानों से मिलकर बना है। सबसे पहले आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप अकेले एक बच्चे हो, फिर उसके बाद में आपकी एक फैमिली है, फिर जिस तरीके से आपकी एक फैमिली है इसी तरीके से बहुत सारी दूसरी फैमिलीज हैं। इन सब का आपस में कांटेक्ट है, एक दूसरे के साथ में रिलेशंस है, एक दूसरे के साथ में बातचीत है, लेन देन है, सारी बातें हैं। फिर इनके बाद में ये सोसाइटी के अंदर दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मीडिया है, और उसके बाद में स्कूल्स है, कोर्ट्स है, और दूसरे अपने कल्चर है, दूसरे रिलीजन्स है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक सोसाइटी बनाती है, एक समाज बनाता है, और उस समाज के अंदर हम रहते हैं। और सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब समझाओ हमको। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण। ये तो सर उसका हिंदी में अनुवाद हो गया, तर्जुमा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या है? एक अमल है। क्या अमल है? कैसा अमल है? क्या होता है इसके अंदर? ये अमल ऐसा है कि जिसके अंदर एक इंसान एक सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज, कुछ बिहेवियर्स, कुछ बिलीफ सोसाइटी से सीखता है। उस सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें सही है, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये तमाम बातें वो सोसाइटी से सीखता है। इसे अमल को सोशलाइजेशन कहते हैं। जिस तरीके से बच्चा पैदा होता तो उसको सिखाया जाता कि बड़ों की इज्जत करना, अच्छे से बात करना, किसी के घर पर गए तो सबसे पहले उनको हेलो बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, टीचर में गए तो टीचर्स के साथ में अच्छे से बात करना। फिर जब वो बड़ा होता तो उसके दोस्त लोग मिलते, फिर उनकी फ्रेंडशिप बनती, फिर वो वहाँ पर दोस्तों के साथ में अलग तरीके से बिहेव करता, माँ बाप के साथ अलग तरीके से बिहेव करता। फिर बड़ा होता तो सोसाइटी का एक जिम्मेदार इंसान बनता, कहीं पर जॉब वगैरह करता, कोई बिजनेस वगैरह करता। तो हर उसकी ज़िंदगी के मोड़ के ऊपर वो कुछ ना कुछ सोसाइटीज़ की बिलीव और जो नॉर्म्स है वो सीखते जाता। तो ये ज़िंदगी भर उसका अमल चलते रहता, बस उसका रोल चेंज होता। पहले वो बच्चा रहता, फिर बड़ा होता, फिर उसके बाद में फैमिली में आता, फिर उसके बाद में बुजुर्ग हो जाता। तो हर उसकी ज़िंदगी के हर मोड़ के ऊपर उसका जो रोल है वो बदलते रहता और ये अमल चलते रहता। तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स, सीखता है, एंड इनहेबिटेट्स, उसको अपने अंदर समाता है, यकीन करता है इसके ऊपर, दी
norms, values, beliefs, roles, and behavior of their society and कल्चर। वाह सर, इतनी बड़ी डेफिनेशन तुमने याद कैसे किया? करे डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो तुमको बताया है कि सोशलाइजेशन सबसे पहले है क्या, सोशलाइजेशन सबसे पहले है क्या, इस बात के ऊपर गौर करो, ये बात को समझो। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या है? एक अमल है, एक प्रोसेस है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सारी जिंदगी चलते रहता, ये सारी जिंदगी चलते रहता। अब ये प्रोसेस के अंदर क्या होता, हमारे साथ में क्या होता, एक इंडिविजुअल के साथ में, एक इंसान के साथ में क्या होता, तो वो इंसान ये प्रोसेस के अंदर सीखता और कबूल करता, अपनाता। क्या चीजें अपनाता? नॉर्म्स। ये जो अब ये जो वर्ड है ना, ये सीटेट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, क्योंकि यही सोशलाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर यही चीजें पूछी जाती। नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, रोल्स और बिहेवियर, ये तमाम चीजें जो है वो इंसान अपनाता, सीखता, किसकी? उसके समाज की और उसके कल्चर की। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जो सारी जिंदगी चलते रहता, और इंसान उसके अंदर सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव, रोल्स और अलग अलग तरीके के बिहेवियर को अपनाता है। चलो ठीक है सर, हमको सोशलाइजेशन समझ में आ गया कि क्या अमल है करके। अब सोशलाइजेशन की फीचर्स क्या है, सोशलाइजेशन की खुसूसियात क्या है, जिसे अपन कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, सोशलाइजेशन के पॉइंट्स क्या है, वो बताओ। तो सोशलाइजेशन का सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये जिंदगी भर चलने वाला अमल है, ये जिंदगी भर चलने वाला अमल है। ऐसा नहीं है कि बस बच्चा स्कूल तक गया तो उसका सोशलाइजेशन कंप्लीट हो गया, नहीं। स्कूल में रहेगा बच्चा तो उसका सोशलाइजेशन टीचर्स के ज़रिए होगा, उसके दोस्तों के ज़रिए होगा, जो उससे स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसके ज़रिए होगा। जब वो स्कूल से निकल कर कहीं पर काम करने के लिए जाएगा, उसके जो कलीग्स होंगे, जो जगह पर वो काम करेगा उसके ज़रिए होगा। फैमिली के अंदर उसके जो पार्टनर होंगे उनके ज़रिए उसका सोशलाइजेशन होगा, बच्चों के ज़रिए। हमेशा उसके रोल्स के अंदर बदलाव, तब्दीली आते जाएंगे, मगर उसका ये अमल जिंदगी भर चलते रहेगा। और सोशलाइजेशन जो है ये कल्चर स्पेसिफिक रहता है। क्या होता है? कल्चर स्पेसिफिक होता है। जो चीजें एक कल्चर के अंदर सही मानी जाती है, वही चीजें दूसरे कल्चर के अंदर गलत मानी जा सकती। कोई चीजें एक कल्चर के अंदर नॉर्मल है तो दूसरे कल्चर के अंदर वो चीजें नॉर्मल नहीं होंगी। अब जैसे हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, इसके अंदर जो बच्चे रहते हैं, अपने बच्चों की शादी वगैरह होने के बाद में भी जॉइंट फैमिली के अंदर साथ में रहते ही, हमारा एक कल्चर है, इंडियन कल्चर है। लेकिन जो यूरोपियन कल्चर है, तो यूरोपियन कल्चर के अंदर क्या है, बच्चा 18 साल का हो गया तो उसको घर के बाहर कर देते कि अब तुम्हारी शादी करो, एजुकेशन कैसा देखना है क्या करो, इंडिपेंडेंट कर देते बच्चों को। तो ये कल्चर स्पेसिफिक रहता है सोशलाइजेशन। अब इंडिया के कल्चर में कुछ अलग है, यूरोप के कल्चर के अंदर कुछ अलग है, ठीक है। और सोशलाइजेशन जो है ये टू वे प्रोसेस है, ये एक टू वे प्रोसेस है। मतलब जो एक इंसान है वो सोसाइटी को अफेक्ट करता, और जो सोसाइटी है वो इंसान को अफेक्ट करती। एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम बड़े होते, बचपन से जब बड़े होते, तो हम सोसाइटी से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए।
चोरी करना बुरी बात है, ये करना अच्छी बात है, ये करना बुरी बात है, ये हमें सोसाइटी से समझ में आता। और एक इंसान जो है, अगर कभी वो अच्छा इंसान है तो वो सोसाइटी के ऊपर अच्छा असर डालेगा, और कोई गलत इंसान है तो वो सोसाइटी के ऊपर गलत असर डालेगा। अभी एक इंसान समाज के ऊपर किस तरीके से असर डाल सकता, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने कहा था कि अभी जो समाज की व्यवस्था है मैं इससे एग्री नहीं करता। उन्होंने तमाम लोगों को संगठित किया, उनके जो विचार है उनके साथ में रखे, और समाज को उन्होंने प्रभावित किया, उसके ऊपर असर डाले, और एक नए समाज की उन्होंने संरचना की कल्पना की। ठीक है। तो इसी तरीके से जो समाजीकरण का जो प्रोसेस है वो टू वे चलता। सोसाइटी हमें भी प्रभाव हम पर असर डालती है, और हम भी सोसाइटी पर असर डालते हैं। सोशलाइजेशन इज ए टू वे प्रोसेस। और ये जो है सोशलाइजेशन, ये कंटिन्यूअस रहता है। क्या है ये? कंटिन्यूअस, हमेशा चलने वाला, जैसे लाइफ लॉन्ग है, कंटिन्यूअस है, कभी रुकता नहीं है। बस इंसान के रोल के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है, और ये हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है, शेप्स पर्सनैलिटी। और सोशलाइजेशन के अंदर जो इंसान है, इनहेबिटेट्स सोसाइटल नॉर्म्स, समाज के उसूल, समाज के कानून सिर्फ सुनकर हम समझ नहीं लेते, वो समझकर अपने अंदर उनको उतारना, उन पर बिलीव करना, इसका नाम सोशलाइजेशन है। ओके, सोशलाइजेशन के फीचर्स आपको समझ में आ गए कि क्या है, कैसे रहता है करके। अब सोशलाइजेशन की कुछ टाइप्स रहती, सोशलाइजेशन की कुछ टाइप्स रहती है। ये तमाम पॉइंट जो एक एक पॉइंट में बता रहा आपको, ये एग्जाम के अंदर आने लायक जैसा पॉइंट है। और सोशलाइजेशन के अंदर से तो 3-4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 100% आना ही आना है सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आपको। सोशलाइजेशन की टाइप्स देख रहे हैं अपन अभी। तो सबसे पहला सोशलाइजेशन है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब एक बच्चे की जिंदगी देखना है अपनों को कि उसके बच्चे की जिंदगी के अंदर कितने तरीके का सोशलाइजेशन होगा। अब बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो सबसे पहले वो जो समाज के कांटेक्ट में आता तो उसका होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब ये कब होता? ये अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड, अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 साल की उम्र जो रहती है बच्चे की, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता। और इसके अंदर जो सोशलाइजेशन कहाँ पर होता है ये, तो ये होता है फैमिली के अंदर। कहाँ पर होता? फैमिली के अंदर। और सीटेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिली क्या है, तो फैमिली जो है ये प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। क्या है? प्राइमरी एजेंट। सिर्फ और सिर्फ फैमिली, बच्चे के सबसे पहले कांटेक्ट में फैमिली ही आती है। फैमिली के अलावा बाहर कुछ नहीं आता उसके कांटेक्ट के अंदर। जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक तमीज, तहजीब, नॉर्म्स, वैल्यूज, बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है। इसीलिए हमारा जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है बच्चा, वो फैमिली के जरिए होता है। फिर दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन ये होता है अर्ली चाइल्डहुड के बाद, फैमिली के बाहर जो भी होता हमारा सोशलाइजेशन। जब बच्चा फैमिली के बाहर जाकर स्कूल में जाता, बच्चों से मुलाकात करता, दोस्तों से मिलता, तो अकर्स इन ब्रॉडर सेटिंग्स। लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो जिस तरीके से शब्द वर्ड्स बनते हैं इस पर भी ध्यान देना। आफ्टर फैमिली मतलब फैमिली के बाहर जाने के बाद में जो सोशलाइजेशन होता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्कूल। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूल क्या है? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन।
उसकी पीयर, जो दोस्त अहबाब रहते हैं उसके। स्कूल में जाने के बाद में भी उसको स्कूल के अंदर कुछ बिलीव्स, कुछ नॉर्म्स वगैरह सिखाई जाती, वहाँ पर उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। फिर होता है एक एक टाइप है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी, तुमने एंटीसिपेटरी बेल का नाम सुने होंगे कि गिरफ्तार होने से पहले बेल ले लेता कोई भी कोर्ट जाकर, एंटीसिपेटरी बेल। तो यह है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले उस ग्रुप के कायदे कानून समझना सीखना, लर्निंग नॉर्म्स ऑफ ए ग्रुप बिफोर ज्वाइनिंग देम। सर ये कैसी क्या हो सकता है, इसका कोई एग्जांपल वगैरह बताओ ताकि हमको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन अच्छे से समझ में आए। देखो, एक लड़की है प्रिया नाम की, एक लड़की है प्रिया नाम की। उसका बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। उसने 12th के बाद नीट का पेपर दिया, उसका पेपर भी अच्छा हो गया। अब उसकी छुट्टियां लगी हुई है, काउंसलिंग बाकी है। उसको पता है कि मैं कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन होने वाला है। तो एडमिशन होने से पहले उसने एक वाइट कोट लेकर आई, वाइट कोट पहनी, डॉक्टर की तरह सुबह में उठकर डॉक्टर की तरह बिहेव करना, बातें करना, वो सारे बातें करना, अपने दिमाग में सोचना कि अब मैं ऐसे पेशेंट को देखूंगी, ऐसे दवाइयाँ लिखूंगी, ये वो। तो डॉक्टर बनने से पहले उसने डॉक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। तो ये है एग्जाम्पल एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का। जिस तरीके से हम लोग अगर कभी टीचर बनने से पहले टीचर की तरह ड्रेसिंग सेंस करना, बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचना, नोट्स वगैरह बनाना, ये करते, तो ये क्या है, हम टीचर अभी बने नहीं मगर उससे पहले हमने उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर दिए। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। और एक और टाइप है सोशलाइजेशन का, वो है रीसोशलाइजेशन। क्या है रीसोशलाइजेशन? रीसोशलाइजेशन के अंदर जो पहले चीजें सीखी हुई रहती, मानी हुई रहती, उसको रिप्लेस किया जाता, रिप्लेसिंग ओल्ड नॉर्म्स विथ न्यू वन। पुराने हमारे जो बिलीव्स है उसको रिप्लेस किया जाता नए बिलीफ के साथ में। अब एक इंसान है, एक इंसान ने कोई अपराध किया, कोई क्राइम किया, क्राइम करने के बाद में उसको जेल में भेजे, जेल में भेजने के बाद में उसका वहाँ पर रिसोशलाइजेशन करवाना चाहती है गवर्नमेंट, कि जो इसकी क्रिमिनल माइंड था, वो जो उसका सोशलाइजेशन हुआ था पहले, उसने जो कुछ भी क्राइम किया था, उसकी सोच वहाँ से बदले। वो चोरी कर कर गया था तो उसकी सोच वो चोरी करने के हिसाब से बदल जाए और उसको ये समझ में आ जाए कि चोरी करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, रिप्लेस करना उसकी पुराने नॉर्म्स को नए नॉर्म के साथ में, वो है रीसोशलाइजेशन। और एक और सोशलाइजेशन रहते, दो टाइप रह गए अभी अपने देखने के। एक होता है रिवर्स सोशलाइजेशन। क्या होता है रिवर्स सोशलाइजेशन? सर रिवर्स सोशल मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप रिवर्स सोशलाइजेशन से? रिवर्स सोशलाइजेशन when younger generation teaches older generation। जेंजी, जो जेंजी लोग रहते, वो जो पुरानी जनरेशन है उनको कोई नई चीज सिखाते तो उसे कहते हैं रिवर्स सोशलाइजेशन। जैसे कोई जो नए नए मतलब जो यंग बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मोबाइल इस्तेमाल करना सिखाते, ये इसका एग्जाम्पल है। और है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर के हिसाब से अलग अलग तरीके का सोशलाइजेशन होता, अलग अलग तरीके के बिलीफ्स डाले जाते दिमाग में अकॉर्डिंग टू जेंडर।
जैसे तुम लड़के हो तुम स्ट्रांग बनो, तुम लड़कियां हो तो उनको नर्चरिंग बनने की ट्रेनिंग दी जाती, सॉफ्ट रहने के लिए कहा जाता। अब ये सही है गलत अपन आगे देखेंगे। तो ये है जो जेंडर सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल, मतलब जेंडर के हिसाब से उनको अलग अलग बातें बताई जाती। ये थे हमारे सोशलाइजेशन के टाइप्स। अब है सोशलाइजेशन के कुछ एजेंट्स जिनके जरिए से सोशलाइजेशन होता, जिन्हें हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। क्या कहा जाता है? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसके अंदर सबसे पहला है हमारा फैमिली। और फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली, क्योंकि बच्चा अपनी बेसिक नॉन बेसिक वैल्यूज ही फैमिली के अंदर ही सीखता है। अब बच्चा एक हेल्दी फैमिली के अंदर रहेगा जहाँ पर उसके मम्मी पापा दोनों एक दूसरे से अच्छे से प्यार से मोहब्बत से बात करते, उसके पापा उसकी मम्मी की रिस्पेक्ट करते, उसकी मम्मी उसके पापा की रिस्पेक्ट करती, वो दोनों अपने जो उसके दादा दादी है उनकी रिस्पेक्ट करते, उसके घर के अंदर माहौल अच्छा है, प्यार का माहौल है, उसका सोशलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा और उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगी। उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस का इशू आएगा, ना उसको मेंटल टॉर्चर का इशू आएगा, किसी तरीके का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी उसकी फैमिली का माहौल ठीक नहीं है तो उसके सोशलाइजेशन के अंदर डिफेक्ट आएंगे, उसके डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं होंगी, उसको कॉन्फिडेंस का इशू आएगा, उसको ट्रस्ट का इशू आएगा। इसलिए फैमिली का अच्छे फैमिली में उसका सोशलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे यहाँ पर इमिटेट करते, क्या करते बच्चे? चिल्ड्रन इमिटेट, नकल करते बच्चे और नकल कर कर सीखते। अगर कभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर कभी जो इसके पिताजी है जो डैड है, अगर कभी वो मम्मी से अच्छे से तरीके से बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे और उनको बार बात के ऊपर ताना दे रहे, तो उसके दिमाग के अंदर भी औरतों के ताल्लुक से वैसी ही भावना बन जाएंगी कि भाई इनसे अच्छे तरीके से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। और अगर कभी वहाँ पर अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत का माहौल है, रिस्पेक्ट का माहौल है, तो इसके दिल के अंदर भी रिस्पेक्ट बनेगी। ठीक है, तो हमें इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। और दूसरा एजेंट है सोशलाइजेशन का स्कूल। क्या है? स्कूल। अब स्कूल के अंदर जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता वो बहुत ही रैपिडली होता। स्कूल के अंदर बच्चा बहुत टाइम तक रहता, स्कूल में आने के बाद में ज़्यादातर टाइम उसका स्कूल के ऊपर ही गुजरता, फैमिली के साथ में कम गुजरता। और वहाँ पर जो टीचर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। टीचर एक्ट्स एज सिग्निफिकेंट अदर्स, एक टर्म है पेपर में पूछी जाती। टीचर्स एक्ट एज सिग्निफिकेंट अदर्स, और हम उनके सोशलाइजेशन के अंदर मदद करते। सोशलाइजेशन टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स, टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स रहती उसके जरिए भी बच्चों का सोशलाइजेशन होता। अब टेक्स्ट बुक के अंदर जो लड़कियां रहती है अगर कभी उनके बारे में सिर्फ इतना उनको घरेलू कामकाज के अंदर ही बताया हुआ है तो बच्चे के दिमाग के अंदर भी वैसे ही बैठ जाएगा। ये एग्जाम्पल है। और उसके बाद में जो करिकुलम रहता अपना स्कूल का, जो सिलेबस रहता जो करिकुलम, उसके जरिए भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता। जो एक्टिविटीज कराई जाती है बच्चों को, तमाम बातें करवाई जाती। और इसके बाद में एक हिडन करिकुलम भी रहता, जिसके जरिए भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता। सर ये करिकुलम और हिडन करिकुलम क्या है? करिकुलम वो है जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, स्कूल को इंस्ट्रक्शन मिली है कि बच्चे को ये सिखाना है, ये नहीं सिखाना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये क्लास में इसको ये सिखाना है, ये क्लास में ये सिखाना, ये एक्टिविटी कराना। तो ये करिकुलम हुआ। और हिडन करिकुलम ये है जो इनफॉर्मल है,
जो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, मगर ये बातें स्कूल के अंदर कुछ ऐसी होती जो बच्चे को कुछ चीज़ें सिखा देती। जैसे बोलने के पहले अपना हाथ खड़े करना, क्लासरूम के अंदर टाइम के ऊपर असाइनमेंट सबमिट करना, टीचर्स को अपनों को कहीं वॉशरूम वगैरह के वास्ते जाना है तो बोलना है सर, टीचर से परमिशन लेना, मे आई कम इन सर कहना। ये तमाम बातें हिडन करिकुलम के अंदर जो बच्चे में डिसिप्लिन वगैरह पैदा करती है, जो कि अच्छी बातें भी हैं। और इसके अंदर हिडन करिकुलम के अंदर बच्चे के अंदर हम अच्छा सोशलाइजेशन भी कर सकते हैं, और उसको अगर कभी अपने जैसे लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लड़कों के ऊपर ध्यान दे रहे, या फिर कोई टीचर है जो बच्चे को खड़े करके शेम कर रहा कि तू तो एकदम मंद बुद्धि है, तू तो तेरे को कुछ पढ़ते नहीं आता, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो यहाँ पर हिडन करिकुलम के अंदर भी टीचर उसको डिस्करेज कर रहा, तो उसका गलत सोशलाइजेशन हो रहा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अच्छा करना है, बच्चों को इनकरेज करना है, उनको शेम वगैरह नहीं करना। दूसरा एजेंट था स्कूल, अब तीसरा एजेंट है पीयर। क्या है, पीयर्स, उसके दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर फैमिली। और मैंने आपको बताया था एडोलेसेंस के चैप्टर के अंदर भी कि इस एज की मतलब पीयर्स का कितना ज़्यादा इफेक्ट रहता है हमारे सोशलाइजेशन के ऊपर, हमारी डेवलपमेंट के ऊपर। अगर कभी दोस्त अच्छे मिल गए तो सोशलाइजेशन अच्छा होगा, और अगर कभी दोस्त खराब मिल गए तो फिर जो धज्जियां उड़ेंगी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। मोस्ट रिलेवेंट इन द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस 12 से 18 साल की एज के अंदर जो एज रहती है हमारी, उसके अंदर ये मोस्ट रिलेवेंट रहता है। ठीक है, और इसके बाद के अंदर एक और एजेंट है, वो है मीडिया। इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ऑन ए लार्जर लेवल। मीडिया से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमारी न्यूज़ चैनल्स के अलावा हमारा जितना भी सोशल मीडिया है, जो मूवीज़ है, जो सीरीज़ वगैरह देख रहे, यूट्यूब वगैरह देख रहे, ये तमाम चीज़ें बच्चों को सोशलाइजेशन के ऊपर फ़र्क डालती है। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर कभी ऐसी मूवीज़ रिलीज़ होंगी कबीर सिंह टाइप की, कबीर सिंह का इफेक्ट अगर कभी देखना है तुमको सोसाइटी के अंदर, तो कबीर सिंह कितना डिमीनिंग है लड़कियों के हिसाब से, कि उनको मारना, ये सारी बातें उसके अंदर कैसी कैसी बातें बताई हुई है, वायलेंस को अपने ग्लोरीफाई करे हुआ है, तो उसका अफेक्ट गिरता है। और स्पेशली जो ये 12 से 18 साल के बच्चे रहते जिनका जहन थोड़ा नाभी कच्ची मिट्टी के जैसा रहता, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है ये तमाम बातें। इसीलिए मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है बच्चों की सोशलाइजेशन में और अल्टीमेटली उनकी डेवलपमेंट में। तो हमें अच्छी मीडिया की ज़रूरत है, और एज अ जागरूक सिटीज़न जो कुछ भी मीडिया वगैरह के अंदर गलत बातें हैं, ये कोई वायलेंस वायलेंस वाली मूवीज़ है, जो सारी बातें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा काम है। और रिलीजन एंड कल्चर, ये भी रिलीजन एंड कल्चर ये भी बहुत हद तक बच्चे की सोशलाइजेशन को इफेक्ट करता। पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन से कुछ रिचुअल्स वगैरह चलते आते, वो भी बच्चों को इफेक्ट करते डेवलपमेंट के अंदर, रिलीजन्स वगैरह के अंदर, कल्चर वगैरह के अंदर। अब कोई कल्चर की हमारी कम्युनिटी रहती, वो कम्युनिटी के बाहर शादी नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये तमाम बातों का डेवलपमेंट के ऊपर फर्क गिरता। और हर रिलीजन, हर कल्चर हमें अच्छी ही बातें सिखाता है, ये हमेशा याद रखना। और क्लासरूम के अंदर जाने के बाद में, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है,
इसके अंदर हर रिलीजन और हर कल्चर के बच्चे पाए जाते हैं। तो हमें सबको साथ में लेके चलना है, किसी को कभी भी शेम नहीं करना, किसी के रिलीजन और किसी के कल्चर को लेकर कभी भी हमें उन्हें इंफीरियर फील नहीं करवाना, और हमेशा उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं उससे उजागर करते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोशलाइजेशन के एजेंट्स। अब एक टॉपिक आता है इसके अंदर, जेंडर सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। अभी तक हमने सोशलाइजेशन की डेफिनेशन देखी, सोशलाइजेशन की क्या खुसूसियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखे, सोशलाइजेशन की टाइप्स देखी, सोशलाइजेशन के एजेंट्स क्या है, किन किन चीज़ों के ज़रिए हमारा सोशलाइजेशन होता, फैमिली के ज़रिए, स्कूल के ज़रिए, पीयर ग्रुप, दोस्तों के ज़रिए, अपने मीडिया के ज़रिए, और रिलीजन और कल्चर के ज़रिए। अब हम देखेंगे कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या है। क्या जेंडर सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। अब ये बात याद रखना, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट है तो डायरेक्ट सीटेड उठा के पूछ लेता, वर्डिंग पर भी ध्यान देखना कि जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जो जेंडर है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक समाजी तस्वुर है। जो जेंडर जो है, तो जेंडर जो है ये समाज का बनाया गया है, वो ये बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजी में तो भाई चलो ये लड़का है ये लड़की है ये बायोलॉजी ने डिसाइड कर दी, मगर सोसाइटी ये डिसाइड करती कि लड़के के करने के काम क्या है और लड़की के करने के काम क्या है, या फिर ये कर सकता है या ये कर सकता, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता। ये किसने बनाया? ये जेंडर के अंदर, ये सोसाइटी का मतलब एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो जेंडर है। तो और स्कूल कैन reinforce gender stereotype by curriculum। अब स्कूल क्या कर सकता है? जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो करिकुलम के जरिए बच्चों के अंदर रीइंफोर्स कर सकता, और हमको इसके ऊपर ध्यान देकर चलना है, हमको इसके ऊपर ध्यान देकर चलना है। देखो, एनसीईआरटी प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन and remove gender bias। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि तमाम बच्चों को साथ में लेकर चलना, उनके जेंडर को और उनकी सोशल, उनके कल्चर और बैकग्राउंड को पीछे डालते हुए मतलब कि उसकी वजह से अपन ने डिफरेंशिएट नहीं करना। जेंडर बायस को भी अपन को अवॉइड करना है, रिमूव करना है। मतलब लड़कियों को सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है हमें कम नहीं समझना है। ठीक है, क्लास के अंदर सबको साथ में लेकर चलना, सारी बातें उनको बरोबर बताना, या फिर वो जो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, मतलब कुछ बातें जो ऐसी बना दी गई है लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में कि लड़की है तो खाना ही बनाएंगी, लड़की है तो मैथ्स के अंदर कमजोर होंगी, लड़की है तो इसके बाल बड़ी छोना, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो हमें क्या करना है? रिमूव जेंडर स्टीरियोटाइप एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। अब हम कैसे करेंगे ये जेंडर इक्वालिटी, कैसे प्रमोट करेंगे हम? तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि बाय यूजिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, टीचर्स को जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए।
जैसे इधर लिखता हूं मैं कि चेयरमैन की जगह हमें कहना चाहिए चेयरपर्सन, क्योंकि वो चेयरवुमन भी रह सकती। तो चेयरमैन ना कहते हुए हमें कहना चाहिए चेयरपर्सन, चाहे वो लड़का रहो, लड़की रहो, मेल रहो, फीमेल रहो। ठीक है। और हमें एजुकेशन के अंदर इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ओके, चलो फिर जेंडर सोशलाइजेशन भी हो गया हमारा, लेकिन इन बातों का ध्यान रखने को नाम दो। अब इसके बाद में हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन। क्या है? थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन। कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सोशलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी थियरीज दी है। हमें ये शॉर्ट में देखना है, क्योंकि आगे चलकर एक एक थियरी के ऊपर एक एक लेक्चर होगा। तो सबसे पहले थे हमारे मिस्टर एल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी का नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी। और उन्होंने कहा था कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन। ठीक है। एल्बर्ट बंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, और उनका कहना था कि जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्व करके और दूसरों को नकल करके अपने बड़ों को नकल कर कर सीखते हैं। ठीक है। दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे लेव वाइगोस्की। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, और थ्योरी का नाम था सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। और इनका कहना था कि सोशल एंड कल्चरल पार्ट इज वेरी important in cognitive development। अच्छी तरीके से अगर कभी हम बोलना चाहेंगे कि सोशल इंटरैक्शंस कि बच्चे के जहनी विकास में उसके जो सोशल इंटरैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बच्चे के जहनी विकास के अंदर, उसकी मानसिक डेवलपमेंट के अंदर जो सोशल इंटरैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते। लिव वैगोस्की साहब ने कहा था सोशो कल्चरल थ्योरी के अंदर। एक एक थ्योरी के ऊपर 30-40 मिनट का एक एक लेक्चर आएगा आगे चल के। ये हमें अभी सिर्फ ऊपरा ऊपरी देखना है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या थ्योरी दिया था, उनका क्या कहना था, क्योंकि सोशलाइजेशन के टॉपिक के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। और तीसरे हैं जीन प्याजे। सी टेट के सबसे फेवरेट साइकोलॉजिस्ट जीन प्याजे, इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड पेडागोजी भी कहा जाता है। बहुत ही ब्रिलियंट इंसान, बहुत ब्रिलियंट इंसान। इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिए थे। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इनका कहना था कि सोशल एक्सपीरियंस जो है हमारे, सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमें तजुर्बा तो होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो हमारे जहन के विकास के लिए सपोर्ट करते हैं। और एक थे एरिक एरिक्सन।
इनकी थी साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दिए थे कि ये स्टेज के अंदर ये होता, ये स्टेज में ये होता, और बच्चे के पैदा होने से लेके तो इंसान के मरने तक इन्होंने हर स्टेज डिफाइन करे थे। और इनका कहना था कि ईच स्टेज हैज इट्स ओन सोशल चैलेंजेस, कि हर स्टेज के ऊपर एक नया सोशल चैलेंज आता है। चलो ठीक है। अल्बर्ट बेंडोरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, जब बच्चे ऑब्जर्व करके और इमिटेट कर कर सीखते। लेव वैगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी, सोशल इंटरेक्शन जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर साथ देते। जीन पैजे ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी, और इसके अंदर सोशल एक्सपीरियंस सपोर्ट करते कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिए थे, और इन्होंने जो स्टेजेस बताए थे कि हर स्टेज के ऊपर एक नया चैलेंज आता है। और इसके बाद में एक थ्योरी और थी, मिस्टर ब्रॉफ बर्नर, यूरी ब्रॉफ बर्नर, इन्होंने थ्योरी दिए थे। इनका नाम जितना भारी है, इनकी थ्योरी भी उतनी भारी है। हम्म। ये है इनका नाम, मिस्टर ब्रॉफ बर्नर, और इन्होंने दिए थे थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसे कहा जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इन्होंने कहा था, इनकी थ्योरी का मेन मुद्दा ये था कि जो बच्चा रहता या फिर जो इंडिविजुअल रहता, इसके छोटे छोटे सिस्टम रहते जिनके अंदर इसका सोशल इंटरेक्शन होता। तो इन्होंने अलग अलग लेयर्स बताए थे। इन्होंने सबसे पहले बताए थे एक माइक्रो सिस्टम रहता, एक माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंदर बच्चे की फैमिली रहती, बच्चे की स्कूल रहती, और बच्चे के पीयर्स रहते। मतलब जिसके अंदर बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में जो लोगों से आता, वो रहते बच्चे के माइक्रो सिस्टम के अंदर। और हर एक इंस्टीट्यूशन उसका एक छोटा माइक्रो सिस्टम रहता। फैमिली उसका एक माइक्रो सिस्टम है, स्कूल उसका एक माइक्रो सिस्टम है, उसके दोस्त उसका एक माइक्रो सिस्टम है, जिसके अंदर बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा अभी। यह है माइक्रो सिस्टम। फिर दूसरा आता है मीसो सिस्टम। अब मेजो सिस्टम के अंदर क्या होता कि ये जो माइक्रो सिस्टम रहते छोटे छोटे, ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते। जैसे उसकी फैमिली जो है वो इंटरेक्ट करेंगी, उसके टीचर, फैमिली जो है वो टीचर के साथ में इंटरेक्ट करेंगी, फैमिली जो है उसके दोस्तों के साथ में इंटरेक्ट करेंगी। तो इसके अंदर क्या होता, ये फैमिली और टीचर्स के बीच में रिलेशन कैसा है, फैमिली और स्कूल के बीच में रिलेशन कैसा है, स्कूल के और उसके दोस्तों के बीच में रिलेशन कैसा है, ये तमाम बातें उसके सोशलाइजेशन के ऊपर और उसके डेवलपमेंट के ऊपर असर डालेंगी। मतलब अलग अलग माइक्रो सिस्टम का आपस में क्या रिलेशन है, वो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, वो है मेसो सिस्टम। इसके बाद में उन्होंने बताए थे एक्सो सिस्टम। अब एक्सो सिस्टम के अंदर उन्होंने बताए थे कि एक्सो सिस्टम के अंदर ये कहना था उनका कि बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उस इंस्टीट्यूशन के साथ में, मगर वो फिर भी बच्चे के ऊपर असर डालता। जैसे कि वर्क प्लेस इन्वायरमेंट ऑफ पेरेंट्स,
अब बच्चे के पेरेंट्स कहाँ पर काम कर रहे, क्या जॉब कर रहे, इसका बच्चे के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कभी बच्चे के पेरेंट्स जो जगह के ऊपर काम कर रहे हैं वहां पर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, फिर वो टेंशन घर पर लेकर आएंगे, घर पर टेंशन लेने के बाद में वो तमाम गुस्सा बच्चे के ऊपर निकालेंगे, एक दूसरे के ऊपर निकालेंगे, उसकी वजह से बच्चे की डेवलपमेंट अफेक्ट होंगी। तो उन्होंने इसको कहा था एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम के बाद में उन्होंने एक और सिस्टम दिए थे, एक और लेयर दिए थे, उसको उन्होंने कहा था मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम के अंदर उन्होंने पूरी सोसाइटी को जिम्मेदार बताया था कि सोसाइटी एज ए होल क्या सोचती है, एज ए होल सोसाइटी क्या सोचती है, क्या उनके बिलीव्स है, क्या वैल्यूज है, वो बच्चे के ऊपर असर अंदाज होंगी। इसका अपन इसका अपन एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी। अब अगर कभी देखो, अभी फिलहाल में पेट्रोल की, डीजल की, गैस की कीमतें बढ़ गई। अब बच्चे का इसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। अब वो जो कीमतें बढ़ी वो फैमिली के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, फिर वो फैमिली की वजह से उसकी ग्रोथ के ऊपर और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, उसके सोशलाइजेशन के ऊपर फर्क गिरेगा। वो है माइक्रो सिस्टम। अब इसके बाद में इन्होंने एक और लेयर दिए थे, उसको लेयर का नाम रखे थे क्रोनो सिस्टम। क्या था उस लेयर का नाम? क्रोनो सिस्टम। अब क्रोनो सिस्टम के अंदर क्या होता कि इसके अंदर एक नया वेरिएबल होता। ये बच्चा है, अब जो कुछ भी चीजें थी वो बच्चे इसके ऊपर हो रही थी। अब समझ लो बच्चे को एक भाई या एक बहन हो गई। अब भाई या बहन होने के बाद में जो तमाम चीजें इसको अफेक्ट करेंगी वो इसको भी अफेक्ट करेंगी। तो ये आता है क्रोनो सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक नया डायमेंशन खुल जाता क्रोनो सिस्टम के अंदर। तो उन्होंने ये लेयर दिए थे, माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। ठीक है, अब ये तमाम साइकोलॉजिस्ट के अपन ने थ्योरीज भी देख लिए। तो सोशलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, आपने इसकी नोट्स भी बना लिए होंगे। और ये जो थ्योरीज थी, अगर ये थोड़ी नहीं भी समझ में आई होंगी तो आगे चलने के बाद में एक एक थ्योरी के ऊपर एक एक लेक्चर होगा, उसमें आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। तो सोशलाइजेशन के अंदर हमने क्या क्या देखे। सोशलाइजेशन किसको कहते हैं? सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल सीखता है और अपनाता है सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल्स, बिलीव्स और बिहेवियर को। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, कल्चर स्पेसिफिक है, एक दूसरे को प्रभावित करते, हम सोसाइटी को प्रभावित करते, सोसाइटी हमको प्रभावित करती। सोशलाइजेशन के अलग अलग टाइप है। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो बचपन के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, हमारी फैमिली प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन की। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जब हम फैमिली से बाहर जाते, लोगों से मिलते, वो सेकेंडरी है, जहाँ पर स्कूल सबसे पहले आता है। स्कूल सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। उसके बाद में एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, किसी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले हम ग्रुप के जैसा बिहेव करना शुरू कर देते, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। उसके बाद में रिसोशलाइजेशन, पुराने नॉर्म्स को भूलकर नए नॉर्म्स को अपनाना, रिसोशलाइजेशन। ये कैदी को अपन जेल में भेजते हैं, उसका एग्जाम्पल। उसके बाद में रिवर्स सोशलाइजेशन, जो यंगर जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन को कुछ चीज़ें सिखाती है। जवान बच्चों को अपने दादा दादी को मोबाइल सिखाना, ये रिसोशलाइजेशन। और जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक उनको बातें बताना, उनको रोल्स देना, ये जेंडर सोशलाइजेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद में सोशलाइजिंग एजेंट कितने हैं अपने पास में? सबसे पहले है फैमिली जो प्राइमरी लेवल के ऊपर है, फिर है स्कूल सेकेंडरी लेवल के ऊपर, पीयर्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एडोलेसेंस के अंदर, उसके बाद में मीडिया, और उसके बाद में है रिलीजन और कल्चर। फिर उसके बाद में जेंडर सोशलाइजेशन जो होता है हमारा, जेंडर सोशलाइजेशन और एजुकेशन। जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप किसको कहा जाता है कि जेंडर के अंदर कुछ बातें पहले से मान लेना कि लड़की है तो मैथ्स में वीक होंगी, या फिर इसके बाल बड़े होने को होना, इसमें सिर्फ सफाई वगैरह घर का काम करने को होना, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है जिसको हमें एज ए टीचर चैलेंज करना है
और हमें जेंडर बायस को ख़त्म करना है, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। चेयरमैन कैमरामैन नहीं बोलना, चेयरपर्सन कैमरा पर्सन बोलना है। स्कूल का जो करिकुलम है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स होती है जहाँ पर लड़कियों को फैमिली से रिलेटेड काम दिया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है जेंडर स्टेरियोटाइप इन टेक्स्ट बुक का। तो हमें एज ए टीचर इसको ख़त्म करना है। और दूसरी बात, जो हिडन करिकुलम रहता है, जो कहीं पर लिखा हुआ नहीं रहता, मगर स्कूल में जाने के बाद में हमें वो तमाम बातें समझ में आती, जैसे सर से परमिशन लेना, हाथ उठाना, ये तमाम बातें हिडन करिकुलम के अंदर आती। उसके बाद में जो हमने थीरीज देखी सोशलाइजेशन की, मिस्टर एल्बर्ट बंडोरा की, लेव वैगोस्की, जीन प्याजे, एरिक एरिक्सन और मिस्टर ब्रॉम्फ बर्नर, इनका नाम ही बहुत मुश्किल है बोलना, मिस्टर ब्रॉम्फ बर्नर का नाम। ठीक है, ये तमाम जो बातें मैंने आपको बताई है, आप ये लेक्चर को एक बार फिर से देखना, नोट्स बनाना, और इसके बाद का जो लेक्चर होगा इसमें अपन सोशलाइजेशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और मैं आपको 40 से 50 एमसीक्यूज की शीट दूंगा सॉल्व करने के लिए घर पर, और आपका सोशलाइजेशन एकदम पक्का हो जाएगा। मेरा नाम है शाहरुख शेख, यह है माई टिफिन एकेडमी। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, एमसीक्यूज की आपकी शीट्स प्रिपेयर करने में, और जो आपके दोस्त होंगे जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचाना। थैंक यू।